उन्नाव की काशीराम कॉलोनी में बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। कॉलोनी के लोग गंदगी के बीच रहने को मजबूर हैं। उन्नाव में नगर पालिका आंखें मूंद कर बैठा है। नगर निगम की अनदेखी से कॉलोनी के लोग परेशान हैं। कॉलोनी में गंदगी ने पैर पसार रखे हैं। दीवारों से प्लास्टर छूट कर गिर रहा है। कॉलोनी में रह रहे लोगों को पीने के पानी के लिए भी भटकना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत पत्र देकर नगर निगम से व्यवस्था दुरुस्त कराने की बात कही है। अब अधिकारी का एसडीएम के दरखास्त देके वो तो सुनवाई नहीं हुई है। अब किसके यहाँ जाएगी? नगर पालिका में बोलते हैं, नगर पालिका में रोड का हो तो बताओ अंदर की सफाई हम कहाँ करेंगे? समस्या सारी है, कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। चाहे जो कुछ जितना भी करो, कहीं भी एप्लीकेशन वगैरह लगाओ, कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो 2 महीने से बहुत ज्यादा परमानेंट तो है। किसी नीचे वाले घरों में भी बहुत ज्यादा 1 से 2 बाल्टी पानी आता है, बाकी कुछ पानी नहीं आता है। आजमगढ़ में बीच सड़क पर डंपर धू-धूकर जला, जिससे राहगीरों में हड़कंप मच गया। आजमगढ़ की तरफ आ रहा डंपर डिवाइडर से टकरा गया। डिवाइडर से टकराने के बाद डंपर में धमाका हो गया और डंपर धू-धूकर जलने लगा। धमाके की आवाज सुनकर लोग घर से बाहर निकले। लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, तब तक डंपर आग का गोला बन चुका था। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और अंदर से चालक खालसी को घायल हालत में बाहर निकाला गया। आग से चालक खालसी बुरी तरह से झुलस गए थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। वाराणसी ले जाते समय रास्ते में चालक की मौत हो गई और परिचालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फर्रुखाबाद में स्कूलों की जर्जर बिल्डिंग बड़े हादसे को दावत देती नजर आ रही है। लगता है कि बेसिक शिक्षा विभाग किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। फर्रुखाबाद में 132 स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। इसकी अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं। लायपुर नगरिया जवार में बने प्राइमरी स्कूलों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। नमी से दीवार के प्लास्टर छूटकर गिरने लगे हैं। स्कूल में कुल 70 बच्चे पढ़ते हैं और रोजाना 50 बच्चे स्कूल आते हैं। इसके स्कूल आने जाने वाले बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है। स्कूल की स्थिति बहुत खराब है, गिरने की स्थिति में है बिल्कुल। कब से बना है ये स्कूल? 85 से बना है। 85 से इसकी स्थिति तब से ऐसी है? हाँ, पहले थोड़ी सही थी, बाद में स्थिति खराबी होती हुई। क्या किस तरीके की वारदातें होती रहती हैं स्कूल में? जिसमें पलस्तर भी छूटता है, कहीं लगिया निकल पड़ती है, कहीं कपड़ा गिरता है बच्चों के ऊपर, बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। जर्जर विद्यालयों की सूची टेक्निकल टीम को जांच करने के लिए गई है। वो 132 की है और जो आई थी उसमें से 25 जर्जर भवनों का जो ध्वस्तीकरण है। ज्ञानवापी मामले में लगातार 3 दिन से सुनवाई हो रही है। आज हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अपनी दलीलें रखी हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। वाराणसी जिला जेल में आज ज्ञानवापी केस की सुनवाई हुई। कोर्ट में वर्शिप एक्ट 1992 पर बहस हुई। बहस के दौरान हिंदू पक्ष के वकीलों ने ज्ञानवापी को वर्शिप एक्ट से अलग करने की दलीलें दी। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी में वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, क्योंकि 1947 के बाद और एक्ट बनने के समय तक ज्ञानवापी में पूजा अर्चना होती थी। आज हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने कोर्ट वर्शिप एक्ट को ज्ञानवापी से अलग रखने की दलीलें दी। दूसरे दौर में 3 दिन से लगातार सुनवाई हो रही है। आज भी हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी। अगली सुनवाई 18 जुलाई यानी सोमवार को होगी। आज कोर्ट में पूरी तरीके से जो वक्फ एक्ट की दलील दे रहे थे उसको भी क्लेरिफाई कर दिया गया। ये भी बता दिया गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट काशी विश्वनाथ पे लागू नहीं होता है, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप से बाहर नहीं है। तीसरा हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट बताया, जो बार बार कह रहे थे वक्फी प्रॉपर्टी है, एक्चुअल में उनके पास वक्फ प्रॉपर्टी की कोई उनके पास सबूत नहीं है। अपने आर्गुमेंट्स वक्फ एक्ट के ऊपर रखे हैं कि वक्फ एक्ट 1995 कैसे यहाँ पे कैसे अप्लाई नहीं करता है, और जो वक्फ नंबर 100 जो मुस्लिम समाज ने अपनी एप्लीकेशन फाइल किया है उसमें इस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया वक्फ नंबर 100 होने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर 3 विभागों ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने पीडब्ल्यूडी विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें जितिन प्रसाद ने बताया कि विभाग ने 100 दिन के लक्ष्य को पूरा करते हुए जनता की शिकायतों को पूरा करने के लिए एक पोर्टल बनाया है। वहीं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सरकार के 100 दिन के लक्ष्य को 100% पूरा करने का दावा किया। शर्मा ने कहा कि विभाग ने सीएम की ओर से दिए गए लक्ष्य को हासिल किया है और अब अगले 6 महीने के लक्ष्य की ओर बढ़ चले हैं। वहीं एमएसएमई मंत्री राकेश सचार ने भी अपने विभाग के 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड को पेश किया। 100 दिन के लक्ष्य की जानकारी देते हुए मंत्री सचार ने कहा कि विभाग प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अपने 100 दिन के लक्ष्य को हासिल कर लिया है।
ऊर्जा विभाग की जहां तक बात है तो 100 दिन के जो लक्ष्य थे उनमें 100% हमने सिद्धि हासिल की है। आपके हाथ में अभी मटेरियल पहुंच रहा है, आप देख भी सकते हैं। लेकिन इन्हीं 100, मैं उनकी बात और डिटेल में भी करूंगा, लेकिन इन्हीं 100 दिनों में कुछ ऐसे ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कार्य हुए हैं जो उस समय एजेंडा में थे या नहीं थे अलग बात है, लेकिन बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। बारिश न होने से किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। तपते सूरज के चलते आपको बताएं कि पौधों को सूखा देखकर किसान काफी परेशान है। मेहनत से लगाई धान के पौधों को सूखता हुआ देखकर किसान परेशान हैं। बारिश न होने के चलते कुशीनगर में धान की खेती बुरी तरह प्रभावित हो रही है। पंपिंग सेटों के सहारे धान की रोपाई करने वाले किसान धान के पौधों को सूखता देखकर बेहद परेशान हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने पंपिंग सेट लगाकर धान की रोपाई की, लेकिन बारिश न होने से पौधे सूख रहे हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो धान की पैदावार भी नहीं होगी। बारिश नहीं, देखिए वो लड़के क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, परिवार का परवरिश कैसे होगा, यह चिंता का विषय बना हुआ है। और नहर में पानी आ नहीं रहा है, इतना नहर जाम है कि पानी आ नहीं रहा है। सफाई नहर का हुआ नहीं है संतोषजनक। बारिश कहाँ आ रहा है, बारिश एक भी बारिश नहीं हुआ है आज तक हमारे क्षेत्र में। हम लोग पैसे लगाकर रोपाई करा दीजिए, बारिश न होने के चलते धान की फसल सूख रही है, इससे धान नहीं हो पाएगा। अच्छा, लागत बहुत लगा होगा। हाँ, लागत तो लगा ही है। शामली के कैराना में गैंगस्टर आरिफ ने सरेंडर किया है। अपने 2 भाइयों के कंधे का सहारा लेकर वांटेड आरिफ लंगड़ाते हुए थाने पहुंचा और भविष्य में अपराध नहीं करने की कसम खाई। बदमाश आरिफ रामड़ा गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ कैराना थाने में चोरी धोखाधड़ी के गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। 2021 में आरिफ को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया गया था। देखिए, थाना क्षेत्र कैराना में एक चोरी और धोखाधड़ी संबंधित मुकदमे को लेकर 2021 में एक गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें आरिफ पुत्र किताबू निवासी थाना कैराना ये वांछित चल रहा था। वांछितों और वॉलंटियरों की गिरफ्तारी के संबंध में जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में जो है इसने थाना कैराना में आत्मसमर्पण किया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली में बिल्डर से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर लेटकर प्रदर्शन किया। मामला बारादरी थाना क्षेत्र का है, जहां 2000 गज की जमीन को लेकर ग्रामीण और बिल्डर के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वो उनकी पुश्तैनी जमीन है, वहीं दूसरी तरफ बिल्डर का कहना है कि ग्रामीणों ने अधिकारियों से साठगांठ करके जमीन पर कब्जा जमा लिया। बिल्डर के खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर अधिकारियों की गाड़ी के सामने लेटकर प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने जब ग्रामीणों को मदद का आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन खत्म किया। हरुण गुलाम साहब जमीन है ग्रीन पार्क कॉलोनी के अंदर, जिससे दादा परदादा की जमीन है, जिसमें सोपती बिल्डर जो है और राजेश यादव है, ये पूरा गैंग है साहब। जो इनका काम ही यही है, जो जमीनों पे अवैध कब्जा करते हैं लोगों की, और मुंह माफिया लोगों साहब ये। कानपुर हिंसा मामले में क्राउड फंडिंग के आरोपी हाजी वसी के बिजनेस पार्टनर का नाम भी सामने आया है। 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा को लेकर अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा उकसाने के मामले में हाजी वसी के बिजनेस पार्टनर अब्दुल हसीब का नाम सामने आया है। पुलिस को एक गुमनाम पत्र मिला है, जिसमें क्राउड फंडिंग के आरोपी हाजी वसी के बिजनेस पार्टनर अब्दुल हसीब के नाम का जिक्र किया गया है। ये पत्र पुलिस कमिश्नर को भेजा गया है, जिसमें अब्दुल हसीब की शिकायत की गई है। नैनीताल में रह रहे अब्दुल हसीब पर सहयोगी खालिद के जरिए हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। वहीं मुस्लिम एसोसिएशन के महामंत्री अब्दुल हसीब पर ट्रस्ट की जमीन बेचने का भी आरोप लगा है। लुलु मॉल प्रबंधन ने नमाज पढ़ने वाली खाली जगह पर कैफेटेरिया बना दिया है। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का मामला इन दिनों गरमाया हुआ है। इसको देखकर मॉल मैनेजमेंट ने सख्ती बढ़ा दी है। जिस जगह पर नमाज पढ़ी गई थी, वहां पर मैनेजमेंट ने खाली जगह पर कैफेटेरिया बनवा दिया है। मैनेजमेंट का कहना है कि कैफेटेरिया में भीड़ भाड़ रहने से लोग वहां नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। बीते गुरुवार को मॉल में नमाज अदा करने की तस्वीरें वायरल हुई थी, जिस पर हिंदू संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया है। मामले में 14 जुलाई को मॉल प्रबंधन ने भी सुशांत गोल्फ सिटी में FIR दर्ज करा दी है। साथ ही मॉल मैनेजमेंट ने मॉल में खाली पड़ी उस जगह पर
अब कैफेटेरिया बनवा दिया है। कैफेटेरिया होने से वहां लोगों की आवाजाही लगी रहेगी। सचेत हुए मॉल प्रबंधन ने मॉल में होर्डिंग लगाकर मॉल में किसी भी तरह के धार्मिक कृत्य करने की बात मना कर दिया है। लुलु मॉल का यही वो एरिया है जहां से 2 बार लगातार लोगों के नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल हुए। हालांकि मैनेजमेंट लगातार सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहा है, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं वो यहीं पर काम करने वाले लोग हैं या फिर बाहर से आने वाले लोगों ने यहाँ पर नमाज पढ़ी है। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की दोस्ती के बीच खाई बढ़ती जा रही है। बीजेपी से बगावत कर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले राजभर इन दिनों सियासी उलझन में हैं। इसी बीच राजभर ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। तो मैं चला गया दिल्ली और दिल्ली जाने के बाद माननीय अमित शाह जी से मिला। उन्होंने भी वही बात कहा जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा और अखिलेश पर अनदेखी का आरोप लगाया। माननीय अखिलेश यादव जी ने 7 तारीख को प्रेस वार्ता किया था और उसमें मेरी जरूरत नहीं समझी, मेरे वोट की उनको जरूरत नहीं थी। वहीं एसपी की ओर से फॉर्च्यूनर दिए जाने के सवाल पर राजभर ने कहा कि वो फॉर्च्यूनर से नहीं बल्कि इनोवा से चलते हैं। मैं इनोवा से चलता हूं, स्कॉर्पियो से चलता हूं, मेरे पास 2 इनोवा है, मैं बराबर अपने इनोवा से चलता हूं। खबरें और भी हैं, फिलहाल फ्रैंक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।